आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। व्हाइल क्लासीफाई रॉ डेटा वी शुड टेक केयर, मतलब जब जो रॉ डेटा है मतलब रॉ डेटा है तो उस डेटा को जब क्लासीफाई करेंगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। तो पहला है कि नंबर ऑफ इंटरवल आर नाइदर टू स्मॉल, ना तो बहुत छोटे और ना तो बहुत बड़े। हालांकि यही हमारा आंसर है बट अलग मतलब और भी पढ़ लेते हैं। जो उसकी विथ है ऑफ क्लास इंटरवल शुड बी प्रिफरेबल सेम, मतलब सेम रहना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। देयर शुड बी नो ओपन एंड इंटरवल एज फॉर एज पॉसिबल, ये भी बात सही है, क्योंकि जब भी कभी रॉ डेटा को इस तरह से क्लासीफाई किया जाए, मतलब ये कह रहा है जैसे सपोज 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया गया मार्क्स का, ये हमारा कुछ डेटा दे रखा है। अब इसको क्लास इंटरवल में अगर जो डिवाइड करना है तो उसके बाद हम मान लेते हैं 10 से 20 जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं 50 में, आउट ऑफ 50 में, और 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 मतलब 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, और इनके बीच जो विथ है वो देखो सेम है। अगर इसका विथ अगर देखोगे, विथ बराबर होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये हमारा होता है लोअर, ये हमारा होता है अपर। कोई भी करके देख लो, 20 माइनस का 10, ये हमारा 10 होगा। ये होना चाहिए। ओपन एंड इंटरवल कैसा होता है, जैसे बाय द वे यहाँ पर ये ना लिखा होता, ये लिखा होता
बिलो 10 मतलब 10 से कम, या यहाँ पर लिखा होता है 50 एबव, तो ये ओपन एंड इंटरवल है। तो इसमें क्या होगा कि जो मीन वेरिएंस मतलब जो मीन है, देखो ये भी थोड़ा बता देते हैं कि मीन जब ओपन इंटरवल होगा तो उसमें क्या होगा, ओपन एंड इंटरवल अगर होगा तो उसमें मीन पहली बात तो नहीं कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होगा। क्या कैलकुलेट होगा, तो मॉड कैलकुलेट हो सकता है और मीडियन हो सकता है। अगर ये सेलेक्ट करना पड़े कि कौन बेस्ट है, अगर जो बाद में ये यही ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पर मीडियन को टिक करिएगा, अदरवाइज मॉड भी होता है। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो x1 आपको 1 दे दिया गया है, x2 आपको 1/2 दे दिया गया है, इसी तरह से xn अपॉन मतलब आपको 1/n दे दिया गया है। तो यहाँ पर अगर xi अगर जो आप देखो तो ये कुछ 1/i दे रखा है, मतलब अगर जो बाद में हम i बराबर हम करें तो ये हमारा होता है 1/xi। अच्छा, अब इसको हटाओ, हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन कैसे मतलब कैलकुलेट होता है, तो n अपॉन में समीशन 1/xi, और चूंकि 1/xi बराबर हमने i लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम समीशन लगा दें तो यहाँ पर भी समीशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा n+1 और ये हमारा हो जाएगा 2n, n से n कट जाएगा तो ये हमारा जो इसका फाइनल आंसर बचेगा वो हमारा बचेगा 2/n+1, और इसका ये हमारा हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, देखो इस ये हमारा कुछ लीनियर मतलब आपको रिलेशनशिप दे दिया गया है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये आपको इक्वेशन दे दी गई है, ये कुछ इस तरह तरीके की इक्वेशन है, y बराबर a+bx लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए आपसे पूछा गया है, रेंज आपको दे दी गई है, x के लिए रेंज आपको बता दी गई है 15 है, तो y का पूछा गया है, ये आपको कैलकुलेट करना। तो अब ये कैलकुलेट बाद में करो, पहले इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सारे याद कर लो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में एसओ का पेपर था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्ज़ाम डेट 13/10/2025। इसमें ये सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आया था। अब वो कॉन्सेप्ट जरा देख लो, y बराबर, यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना करके एक मिनट। यहाँ पर मेज़र लिखेंगे और यहाँ पर y बराबर a+bx लिखेंगे। मीन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, तो मीन में क्या होता है, तो मीन y का जो होगा वो हमारा हो जाएगा a+b मीन ऑफ x। मीडियन में क्या होगा, तो मीडियन y का a+b और मीडियन x का। मॉड से क्या है, तो मॉड y बराबर a+b मॉड x। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं पोजिशनल मेजर। अब यहाँ पर रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होगा, आर वाई बराबर ये इस तरह से लगाएंगे और आर एक्स लिखेंगे। देन देखो वेरिएंस के बारे में, तो वेरिएंस y बराबर आपको भी ये पता है, ये तो आपने पढ़ा भी है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y और यहाँ पर क्या होगा मॉड और ये वेरिएंस x। देखो रेंज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मॉड लगाया है, जिससे कि अगर निगेटिव वैल्यू हो भी तो वो पॉजिटिव कर दे।
वेरिएंस के भी केस में अगर आपको पता है तो वेरिएंस अगर जो है किसी चीज़ का वो हमेशा या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये इसी पे अप्लाई होती हैं। अब देखो ये 2025 में जो मैंने बताया है वो पूछा गया है, और यहाँ पे देखो रेंज के बारे में पूछा गया। अब मैं थोड़ा निकाल के भी बता देता हूँ कि ये रेंज का ये कैसे आएगा। देखो रेंज का पहली बात तो फार्मूला आप बताओ, तो फार्मूला होता है रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस का मिनिमम। अच्छा, अगर y बराबर a प्लस बी एक्स दे रखा है तो मैक्सिमम जब वैल्यू है तब y मैक्स बराबर होगा a प्लस बी एक्स मैक्स। मिनिमम जब होगा तो y मिनिमम बराबर a प्लस बी एक्स मिनिमम। रेंज y के लिए लिखोगे तो क्या हम करेंगे, y मैक्सिमम माइनस का y मिनिमम। इसी तरह से यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b और ये हमारा हो जाएगा x मैक्सिमम माइनस का x मिनिमम, और ये हमारा हो जाएगा b और ये हमारा हो जाएगा rx ry। चूँकि आपको पता है रेंज कभी भी निकालेंगे तो वो माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब बस इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, और देखो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर y बराबर अगर जो हम निकालें तो ये हम चूँकि x के बारे मतलब y की रेंज पूछ रहा है तो y का डेटा हम निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी वाई मतलब x। इस तरह से हमें इसे करना है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये हमारा हो जाएगा x और ये प्लस का 10/3। चूँकि अब यहाँ पर अगर b की वैल्यू देखो तो यहाँ पर 2/3 है, तो आर वाई बराबर बी आर एक्स। रेंज इसकी ये दे रखी है तो ये देखो 2/3 हो जाएगा। मॉड जब इस पे लगा देंगे तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा 15 है तो 5 3 25 15, ये हमारा हो जाएगा 10। इसका आंसर हमारा 10 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज मेजर ऑफ, किसका मेजर है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं, डिस्पर्जन का हाँ, कर्टोसिस सिमेट्री की अलग चीज़ है। देखो जब कभी रेंज की बात करी, जब कभी वेरिएंस की बात करी, जब कभी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी, जब कभी मीन डेविएशन की बात करी, जब कभी क्वार्टाइल डेविएशन की बात करी, तो ये डिस्पर्जन में आता है, मीन में आता है। मीन, मॉड, मीडियन, मीन में भी आते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो मीडियन बराबर होता है क्वार्टाइल Q2, डेसाइल का 5, परसेंटाइल का 50, ऑक्टाइल जो होता है उसका 4 होता है। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब Q2 का मतलब मीडियन आपसे पूछा गया है। इस डेटा का आपको बस मीडियन निकाल देना है। क्या करोगे, पहले इसको अरेंज करोगे, पहले इसको अरेंज करोगे तो -2, माइनस का 1, 0, फिर बाद में 1, फिर बाद में 4, 5, 6, 8, 10, 11 और 12। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी हम 4 डिवाइड कर देंगे। 4 4 8, 9 10 11, मतलब n बराबर हमारा कितना दे रखा है 11। ये क्या है, ऑड। तो ऑड होगा तो मीडियन क्या होगा, मीडियन का फार्मूला होगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 टीथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 6 ऑब्जर्वेशन। अब जब आप अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वो आप पर है कि आप किस पे करते हैं। अब यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और छठा वाला आपको देखना, यही आपका मीडियन हो गया, मतलब ऑप्शन 2।
बट यहीं पे ऐसे भी आप कर सकते थे, मतलब सेम, मतलब 4 5 इधर से हटा दो, 5 इधर से हटा दो, जो बचा वो हमारा मीडियन होगा। बट फार्मूले से इस तरह से होगा। अगर जो n अगर जो बाय द वे हमारा इवन होता तो मीडियन हमारा क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2 टीएथ ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टीएथ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो इसमें भी जैसे अगर जो बाय द वे n बराबर अगर हम सपोज मान लें 10 है, तो ये हमारा फिफ्थ, मतलब यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर 5 और प्लस का 1 तो ये हमारा 6 हो जाएगा। मतलब जो डेटा दे रखा होगा उसमें 5th पोजीशन और 6th पोजीशन मान लेते हैं, 2 और 4 दे रखा है, तो 2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई ये, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा आ जाएगा 3, तब मीडियन हमारा 3 रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, आपको मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो मीन ए के लिए जो है मीन देखो क्या दे रखा है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका ये दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा 25। इसी तरह से बी के लिए देखो तो ये हमारा 20 दे रखा है, सिग्मा बी ये देखो वेरिएंस, तो ये हमारा दे रखा है 16। तब आपसे पूछा है कि आप बताओ कि इन दोनों सीरीज में कौन सा मोर कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंट तभी होगा जब आप, पहली बात तो जब दो सीरीज हैं उनका जब कंपैरिजन कर रहे हो तब आपको क्या करना है, सीवी का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन में ये, अगर जो है परसेंटेज में लिखना है तो आप आगे 100 भी लिख सकते हो। ये हमारा देखो अगर ए है और सी वी अगर जो हमारा बी है, तो जो ज़्यादा है उसको नहीं लेते, मतलब जो कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए जो है हमारा वो मोर कंसिस्टेंट, मतलब जितना जो कम होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा वो उतना ही मोर कंसिस्टेंट होगा। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पर उसी को अप्लाई कर दो, तो सी वी बराबर ए के लिए अगर जो हम लिखें तो चूंकि सी वी होता क्या है सिग्मा अपॉन में मीन, तो यहाँ पर वेरिएंस दे रखा है तो इसका सिग्मा ए क्या होगा वो होगा 5, इसका क्या होगा 4, तो 5 अपॉन में 15 तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 3, सी वी अपॉन में बी तो ये हमारा हो जाएगा 20 अपॉन में 4, तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा गलत लिख दिया, 4 अपॉन में 20 तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 5। तो देखो सी वी ए और सी वी बी जो हमारा आया है इनको हम देखते हैं, सी वी ए सी वी बी ये हमारा आया है 1/3 और ये हमारा आया है 1/5। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पर इस तरह से कर दो, यहाँ पर इस तरह से कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन में 15, 3 अपॉन में 15। बेस जब सेम हो गए हैं तब यहाँ पर देखोगे ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। अब मैंने बताया था जो सबसे छोटा होगा वही मोर एफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीरीज बी। और इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी और दे देते हैं। सीवी ये हम ओल्ड मान लेते हैं, सॉरी न्यू मान लेते हैं, ओल्ड सीवी सपोज मान लेते हैं ओल्ड, इसमें हम मान लेते हैं ये हमारा कुछ आया है 3, मान लेते हैं 3 आया। तो अगर जो बाय द वे आपने न्यू ऑब्जर्वेशन अगर जो बात है उसमें कुछ ऐड किए तो ये हमारा कम हो जाएगा, माइनस किए हैं तो ये बढ़ जाएगा, और अगर प्लस और माइनस किया है तब फिर क्या रहेगा, तब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब जो इसका वो ही। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। देखो सीवी का पहले फार्मूला लिखो, सिग्मा अपॉन में ये, अगर जो कोई ये हम मान लेते हैं कि ये अगर जो बाद में हमारा आया है मीन, अगर जो बाद में हमारा 2 आया है और आपने क्या किया कि उसमें कुछ ऐड कर दिया, मतलब 2 आपने ऐड और कर दिया, तो आपको भी पता है कि मीन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा यही अगर जो बाद में हम ये मान लेते हैं कि सिग्मा हमारा अगर जो बाद में 2 दे रखा है तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें सिग्मा 2 ही रहेगा। तो अब देखो, तो पहले जब ओल्ड वाला देखते हैं, ये ओल्ड हम निकाल रहे हैं, तो ओल्ड वाला अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा 2 अपॉन में 2 तो ये हमारा 1 हो गया। अब देखो न्यू वाला, तो न्यू वाला अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये चूँकि ये सेम है, ये 4 हो गया,
तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो 1/2 ये हमारा हो जाएगा 0.5। अब देखो अगर 0.5 हो गया तो मतलब पहले से कम हो गया, यही देखो हमने लिखा डिक्रीज कर जाएगा। यही अगर जो बाद में हम माइनस कर देते तो यहाँ पर ये मीन, सपोज यहाँ पर हम मान लेते 1, अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और ये इसमें कोई चेंज नहीं, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब वेरिएंस में जब कोई चेंज नहीं है तब देखो, तब हम क्या करेंगे, तब जब हम इसके लिए निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, जब न्यू के लिए निकालेंगे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा 2, ये तो है ही है, ये 1 है, ये हमारा 2, देखो पहले 1 था अब 2 हो गया, मतलब बढ़ गया, ये भी बात सही हो गई। अब अगर जो बाद में हम ये कह दें कि मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 से, तो अगर जो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी सीरीज को तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 से, अगर बाद में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3 दूना 6, और इसमें वेरिएंस मतलब इसमें क्या होगा, तो ये हमारा वेरिएंस देखो, अगर इसका अगर जो हम वेरिएंस अगर जो बाद में इसका देखें तो ये हमारा है 4। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको ये कर दिया गया, तो 3 का स्क्वायर और ये हमारा 4 था, तो ये हमारा 9 और ये 4, ये हमारा 36 हो जाएगा। सिग्मा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर हमारा 6 आ जाएगा। तो देखो इसके लिए वही 1 है। अब यहाँ पर देखो CV न्यू के लिए जब हम निकालेंगे तो देखो अब हमारा ये 6 हो गया, और ये देखो हमारा ये भी 6 है मीन, तो ये देखो हमारा कितना 1, तो मतलब वही कांस्टेंट रहेगा। अब यही डिवाइड भी आप कर लेना तब भी यही आएगा, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। देखो स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, मतलब क्या बोला गया है कि वेरिएंस का स्क्वायर अगर हम करते हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो इज क्या होगा, पहले देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट में वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर पूछता मे भी, तब यहां पर होता वेरिएंस, बट यहां पर पूछा क्या गया है कि इसका वेरिएंस। अब बाद में हम मान लेते हैं वेरिएंस x जो है ये हमारा दे रखा था सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का इन्वर्स तो मतलब ये हो जाएगा सिग्मा की पावर 4। अब सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा तो ये म्यू 4 मतलब सेंट्रल मूवमेंट, मतलब फोर्स सेंट्रल मूवमेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, गलत, रेंज तो होगा ही नहीं, मीन डेविएशन का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट देखो स्क्यूनेस में देखो बीटा 1 जो हमारा होता है म्यू 3 म्यू 2, 3 है तो यहाँ पर 2 कर दो नीचे वाले का, और ये और गामा 1 जो होता है हमारा वो हमारा होता है अंडर रूट बीटा 1। कर्टोसिस में देखो अगर कर्टोसिस है तो बीटा 2 बराबर हमारा होता है म्यू 4, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू 2 का स्क्वायर मतलब ये, और गामा 1 हमारा हो मतलब गामा 2 हमारा होगा बीटा 2 माइनस का 3। अब पूछ रहा है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट को म्यू 3 कहते हैं। बोल रहा है कि ये ऑफ डेटा गिवन है तो मेजर मतलब किसको आप मतलब किसको ये मेजर करेगा, तो ये सिमेट्रिक को मेजर करेगा, सॉरी एक मिनट, ये किसको मेजर करेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। देखो कर्टोसिस को तो नहीं करेगा, यूनिट फ्री सिमेट्रिक, तो ये तो नहीं होगा, तो ये हमारा होगा क्योंकि यूनिट फ्री ये बता रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं, ये इसके लिए ही सिर्फ यूज होता है। आरएथ सेंट्रल मूवमेंट है तो म्यू आर को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस का म्यू मीन के रिस्पेक्ट में और आर। तो इसमें बोल रहा है कि चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, तो पहली बात तो ये अगर नहीं पता है तो आर बराबर यहाँ पर अगर 2 कर लो तो ये हमारा हो जाएगा म्यू 2 हो जाएगा मतलब वेरिएंस, और वेरिएंस के केस में आपको पता है जो वेरिएंस के केस में होगा वही इसमें होगा। तो वेरिएंस में होता क्या है कि देखो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता है, या इसी को हम ये लिख सकते हैं, देखो इंडिपेंडेंट को ये लिख सकते हैं नॉट अफेक्टेड, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं करता है, ये मैंने अभी ऊपर भी दिखाया। जैसे ओरिजिन की बात ये करता है कि जिससे बाद में आपने +2 कर दिया, मतलब x बराबर अगर जो सॉरी y बराबर x प्लस का 2 दे रखा है, और वेरिएंस x अगर जो बाद में हम मान लेते हैं 4 दे रखा है, तो वेरिएंस y अगर जो बाद में हम यहाँ पर देखेंगे
तो ये वेरिएंस x ही बचेगा, मतलब 4 ही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट या नॉट अफेक्टेड लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, नॉट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें ये लिखा हो नॉट अफेक्टेड तब भी सही है, इंडिपेंडेंट लिखा हो तब भी सही है। यहाँ पे ये लिखा हो नॉट इंडिपेंडेंट, या लिखा हो डिपेंडेंट, या लिखा हो अफेक्टेड, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब ये तो पूछा नहीं गया है, यही पूछा गया है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लिखा है कर्टोसिस मेजर ऑफ पीकनेस, सिंपल सी बात, पीकनेस को मेजर करता है। ये हमारा गिवन दे रखा है, कर्व कॉल्ड मेसोकर्टिक। पहले ग्राफ बना देते हैं, और ग्राफ में ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एक हम ये बना देते हैं, फिर एक हम इसके इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा होता है लेप्टोकर्टिक, ये होता है मेसोकर्टिक, और ये होता है हमारा प्लेटिकर्टिक। और ये कब होता है ये ज़रा देख लो, जब ये निगेटिव है। देखो ये जब ये एक्स ये लिखा होता है तो ये निगेटिव का ही तो साइन है, तो ये निगेटिव जब बोले तो प्लेटिकर्टिक, अगर पॉजिटिव बोले तो यहाँ पर लेप्टोकर्टिक, अगर इक्वल बोले तो मेसोकर्टिक। चूंकि मेसोकर्टिक के बारे में पूछा गया है तो थर्ड। देखो वही है कि मैंने जो बोला था कि आपको पहले सारे क्वेश्चन करने हैं, वो जो मतलब क्वेश्चन टाइप के नहीं है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये देखो ये कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसमें अब हम क्या बताएं, यही है सेम। मीन डेविएशन ऑफ द डेटा मिनिमम होगा व्हेन, जब मेजर्ड करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए, तब इसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन, ये मॉडुलस का साइन लगाएंगे, x माइनस का a लिखेंगे। और यही अगर जो बात है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर जो हो जाए तो ये हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन x माइनस का मीडियन, और ये जो हमारा होगा ये हमारा मिनिमम होगा। कैसे मिनिमम होगा, अगर जो ये देखना चाहते हो तो चलो दिखा देते हैं। 0 1 2 4 9 ये सपोज डेटा दे रखा है। यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो मीडियन इसका क्या होगा, मीडियन चूंकि यहाँ पर n बराबर 5 है तो जो फार्मूला होता था उससे निकालो, या तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो। मीडियन हमारा कितना हो जाएगा, मीडियन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा, अब आपको ये निकालना है x माइनस का मीडियन और उसका भी मॉडुलस लेना है। तो देखो जब इससे करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा 2 ही रहेगा, जब 1 से करेंगे तब मतलब 1 माइनस का 2 तो ये हमारा माइनस का 1, ये भी 1 ही रहेगा। इससे करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, इससे करेंगे तो देखो हमारा 2 आएगा, इससे करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा, और इसका हम सम कर लेंगे तो सम ये देखो हमारा कितना होगा 10 2 12, मतलब इसका जो सम है वो 12 आ गया। अच्छा, अब कोई चलो हम मीन एनी पॉइंट मैं बोल रहा था, बट अगर जो बात है मैं मीन के अबाउट अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ पर 0 + 1 + 2 + 4 + 9 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर 0 है तो ये नहीं कि यहाँ पर 0 को हटा दिया फिर 4 से मल्टीप्लाई, ये नहीं होता है। मीन का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी ऑब्जर्वेशन को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारी ऑब्जर्वेशन को आपको मेजर करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 5, तो 5 3 15 बचेगा 1, तो 5 दूनी 10। अब ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर अगर जो बात है x माइनस का मीन से अगर जो बाद में हम निकालें तो देखो क्या होगा, यहाँ पर तो 3.2 ही रहेगा, यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो 2.2 रहेगा, यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो 1.2 रहेगा, यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, एक मिनट कैलकुलेटर से कर लें, फोर माइनस 3.2 तो ये हमारा हो जाएगा 0.8। यही अगर जो बाद में 9 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.8। इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 से किया 2.2, 2 से किया 1.2, ठीक। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो 3.2 + 2.2 +
1.2 प्लस 0.8 प्लस 5.8, ये हमारा कुछ आएगा, इसका जो सम होगा वो 13.2 आएगा। और मैंने क्या बताया था कि इसका देखो ये मिनिमम होगा जब मीडियन से करेंगे, और मीन से किया तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। यही बस इसमें बताना था। फिर देखो बोला गया है कि अच्छा हाँ, अगर जो बाद में यही ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर ये होता एक्स आई माइनस का मीन से अगर जो करते तो ये हमेशा 0 रहेगा। अगर जो बाद में यही एक्स आई माइनस का एक्स बार और इसका स्क्वायर होता तो ये भी जब भी निकालोगे तो ये मिनिमम रहेगा, और उसमें भी मिनिमम था, इसमें भी मिनिमम रहेगा। मिनिमम लिखा हो लीस्ट लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है, इक्वल भी होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ग्रेटर होगा इक्वल होगा हार्मोनिक मीन। इक्वल कब होगा? जब सेम डेटा दे रखा होगा, 2 2 2 इस तरह से जब डेटा दे रखा होगा तब अर्थमेटिक मीन बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा हार्मोनिक मीन। अगर जो बाय द वे डेटा में मतलब से डेटा जो दे रखा है उस डेटा में अगर आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स कह सकते हो, या एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे 1 2 30 1000 इस तरह से जब दे रखा होगा तो ये इसका सबसे ज़्यादा आएगा मीन, जो वैल्यू आएगी इसकी उससे कम आएगी और इसकी सबसे कम आएगी। तो जब कभी एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आपसे बोल दे आउटलायर्स के लिए कौन बेस्ट रहेगा तो हमेशा ये रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट और एक चीज़ देख लो, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। सपोज ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन अगर जो बात भी आप निकालोगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 2 ही ऑब्जर्वेशन है, तो a और b आ जाएगा। इसको अगर जो बात हम करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इसका स्क्वायर और ये हमारा होगा a b। हार्मोनिक मीन अगर जो बात भी आप निकालोगे तो चूंकि ये 2 हैं और ये हमारा हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/b, तो यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे 2ab और ये हमारा हो जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पर देखो हार्मोनिक मीन जो है हमारा, ये देखो ये जो वैल्यू है ये अगर जो बात हम देखें तो अर्थमेटिक मीन नीचे आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो हमने ये लिखा था तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे यही आएगा, ये भी हमने बता दिया। देन देखो आपसे पूछा गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इसको मतलब किसने दिया था? इसी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसको दिया था लाप्लास ने इसको दिया था। और अगर मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी अगर उसकी बात करता है तो ये हमारा ऑन मिस ने दिया था। अब यहाँ पर अगर जो बात हम कुछ फैक्ट अगर देखें स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेगा तो ये हमारा कुछ ये रहेगा, प्रोबेबिलिटी टोटल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हम m/n से इस तरह से, और जो फ्रीक्वेंसी वाला जब रहेगा या इसको एक और नाम से भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर जो ये अगर नाम देता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, तब अगर जो बाद में आपको लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ई, तो इसमें लिमिट लग जाती है। और ये कॉन्सेप्ट खैर अगर जो बाद में आपको सीखना है तो उसके लिए प्रॉपर वीडियोस देखनी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पर सारा समझाया हुआ है। ये हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। इन्होंने एक बुक लिखी थी द डॉक्ट्रिन ऑफ चांस, डॉक्ट्रिन ऑफ चांस। ये कब लिखा था? 1718 में। लाप्लास ये जब लिखा है तो ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है, पीएस लाप्लास, तब भी सेम है। और यहाँ पे अगर रिचर्ड लिखा है तब भी बात वही है। देन इसके बाद में हाँ, इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या इसी को हम बोल सकते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक मिनट मैं इसको हटा दूं देन बताऊं। लाप्लास प्रोबेबिलिटी बोल दे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोल दे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोल दे, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर जो बोलता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी तो ये यहाँ पर होगा। देन इसके बाद में अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सियम्स
या एग्जामेटिक डेफिनेशन जो दिया था वो दिया था ए एन कोल्मोग्रोव ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या दिया रखा था, ये था कि एस जो मतलब श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, या इसी को हम लिख सकते हैं 0 प्रोबेबिलिटी ए 1। और थर्ड जो हमारा था वो हमारा था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर होता क्या है कि ए और जो हमारे बी हैं ये हमारे डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट क्या होता है, जैसे बाद में ये कोई सेट है, यहाँ पर ए और बी मतलब इनके बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, या इसी को हम ये भी बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा तब उस केस में 0 हो जाएगा। जब ये हम 0 कर देंगे तो यही हमारा बचेगा, वही हमने लिखा है। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, इसका ये वाला आंसर डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। सेम क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, वो भी 2026 एएसओ का एग्ज़ाम था, वहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसका ये आंसर ही याद ही कर लेना है। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए। देखो प्रोबेबिलिटी ए तो यहाँ पर ये देखो पता है, प्रोबेबिलिटी बी नहीं आपको पता है, सॉरी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का आपको नहीं पता है। तो इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे वो जरा देखो। डी मॉर्गन्स लॉ एक होता है, वो जरा देखो। ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। इसी को हम ये इस तरह से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हम लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये हमारा हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अगर जो हम यहाँ से देखें तो ये हमारी वैल्यू ये देखो पता है 11 अपॉन में 12, तो ये हमारा हो जाएगा 1/12। अब चूंकि ये निकालना थोड़ा सा कठिन काम है, बट कठिन नहीं है। अगर जो बाद में ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे निकलेगा, इंडिपेंडेंट होता तब तो निकल जाता, बट इसको हालांकि अभी और एक तरीका है, मैं उससे बताऊंगा, बट मुझे लगा कि इससे भी ट्राई कर लेना चाहिए। बात वही है, हो जाएगा। सिंपल सा जो मैंने ये फार्मूला लिखा था ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ये लिखा है और इसी में अगर जो ये इस तरह से कर दें तब भी निकल जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट मतलब ये इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब हमारा सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको ऐसे ही डील कर लेंगे। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। वही बस इसको इधर से उधर कर दिया। ये देखोगे तो 1/3, ये हमारा दे रखा है 3/4, ये हमारा दे रखा है 11/12। अगर जो बाद में यहाँ पर हम 12 अगर हम कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पर 11। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें 5/12 हो जाएगा। अच्छा सॉरी 3 से होगा ना, 4 और ये भी 4, तो ये हमारा 9 होगा। 9 जब इससे जाएगा, या इसको 13 - 11, ये हमारा हो जाएगा, बचेगा 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6।
आपको प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए पता करना है, इसकी वैल्यू 1/6 है। ए प्रोबेबिलिटी इसकी अगर हम देखें तो 1/6 3 है, तो ये देखो 1/6 ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 आ जाएगा। और ये आंसर मतलब आपको बस याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लग जाएगा। अगर जो बात है ए बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो वही जो हमने बताया था ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब यहीं पे चाहो तो इससे भी मैं देखो 2-3 तरीके हैं, वहाँ पे जो याद आ जाए, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। देखो चूंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे अगर जो बात है ये थोड़ा देखो लंबा प्रोसेस है, बट अभी सोचो अगर जो आपको वहाँ पर यही याद आए तो आप इससे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी बी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए, ऐसे ही लिखो। यहाँ पे अगर जो बात है हम प्रोबेबिलिटी बी अगर जो हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ए, अगर जो हम इसको माइनस अंदर भेज दें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए का ट्रांसफॉर्म, और ये हमारा इनटू में बचेगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी बी, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी ये। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये वाला हमने प्रूफ कर दिया, और ये भी अभी उससे हमने बता दिया। अब ये वाला ये भी वही है भाई, ये यही तो लिखा है, बट ये ना करके अगर जो बाय द वे चूंकि इंडिपेंडेंट है तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ए 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी बी। आप इसी को अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, सेम उसी तरह से। और ये भी सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 बार तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज, वहां पे भी ऑल ऑफ दीज ही रहेगा ऑप्शन। देन देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हमारा दे रखा है E1 E2 डॉट डॉट EN, और ये काउंटेबल हैं, ये हमारे कैसे हैं, काउंटेबल हैं इवेंट्स सच दैट, ये हमारा दे रखा है। तो देखो ये अगर हम इसको 1 कर लें तो ये हमारा कुछ E2 दे रखा है, इसको अगर जो बाद में हम ये इस तरह से लिखें E2 सबसेट है E1 का, मतलब E1 का सबसेट है ये, मतलब समझ लो ये हमारा E1 है, तो यहाँ पर ये जो है ये एरिया ये हमारा E2 है। इसी तरह से और इसी तरह से आगे लिखते जाओगे E3, तो ये और इसका भी सबसेट है, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर हमारा क्या होगा कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। जब nth टाइम तक अगर ले जाओगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर जो बाय द वे कम करते जा रहे हो फिर भी अगर कोई मतलब पोर्शन अगर बच जाता है, तब वहां पर हम ये बोलेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1 होगी। अब देख लो थोड़ा केस देख लो, देखो ये हमारा सॉरी E1 EI और ये हमारा EI प्लस 1 ये लिखा हो, हालांकि इसमें ये नहीं लिखा है बट ये लिखा है E1 ये जब कभी बताएगा काउंटेबल, तो काउंटेबल ये हमारा काउंटेबल का साइन हो गया, तो इसके लिए हम इसका ये लगाएंगे। दूसरा, अगर जो बाय द वे आप ये समझ लो कि अगर जो आपसे ये बोल देता है कि जो E1 E2 डॉट डॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉरी E1 E2 डॉट डॉट ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे अगर जो बात है प्रोबेबिलिटी AN जो है वो हमारा इक्वल टू इन्फिनिटी के हो जाता है, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या ये दिख जाए, तब यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी EN की ये रहेगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी EN की जो है हमारी वो हमारा माइनस मतलब ये इन्फिनिटी के बराबर होगा, और यहाँ पर E1 E2 डॉट डॉट
डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये हमारा जो रहेगा इंडिपेंडेंट है, तब ये रहेगा। तो ये, और ये यहाँ थोड़ा बता देते हैं कि ये किसका है, बोरल सेंट्रल लेमा, या इसको 0-1 लॉ भी कहते हैं, मतलब इस तरह से दे रखा हुआ 0-1 लॉ, तो इसको यही कहते हैं। इसकी ये 2 कंडीशन होती हैं, उसी पे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, बट फिर भी चलो। पहली बात तो इसका आप MGF देख लो, MXT, तो ये हमारा होता है P1 माइनस का QET। इसका जो हमारा MGF होता है e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस का 1। बाइनोमियल में क्या होता है MGF, Q प्लस PET की पावर n। निगेटिव बाइनोमियल में अगर जो बात भी आपको देखना है तो यही जो यहाँ पर था, ये हमारा 1 के लिए देखो, ज्योमेट्रिक जो हमारा होता है P, इसी को हम लिखते हैं निगेटिव बाइनोमियल 1, और ये हमारा हो जाता है P, यहाँ पर R बराबर 1 हो जाता है। तो वही सेम 1 माइनस का QET, और ये हमारा हो जाएगा R। तो ये सारे दे रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिखा है, यहाँ पर ये होना चाहिए क्यों होना चाहिए, और ये भी हाँ, और तो पूरा सही है। देखो इन्होंने ये क्या लिखा है, वो देखो, इन्होंने लिखा है P, और ये जो है माइनस में लिखा है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस का QET होना चाहिए, तब इस केस में हमारा ये हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, पहले तो देखो MXT जो होता है हमारा, वो समेसन R बराबर 0 से इन्फिनिटी P की पावर R फैक्टोरियल R म्यू R डैश, ये कौन से होते हैं, ये हमारे रॉ मोमेंट्स होते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। जब ओरिजिन के अबाउट बोलेगा तब ये लिखेंगे। इसी तरह से अगर जो बाद में हम ये लिखें फाई एक्स टी, तो पहली बात तो इसका रिलेशन भी होता है, बट इसको अगर जो बाद में इसको अगर जो हम देखें तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेशन ETX, ये हमारा होता है EITX। तो अगर इसको अगर जो बाद में हम लिखें ETX, और ये हमारा है सॉरी X, और ये हम अगर जो बाद में लिखें इसको इस तरह से लिखें EXIT, तो देखो यहाँ पर सेम उसी तरह से हो जाएगा MXIT। तो सेम इसमें अगर जो बाद में हम ये इसको अगर हम लिखते हैं फाई एक्स टी, तो अब इसके लिए तो हमें पता है, इसके लिए हमें क्या पता है, R बराबर इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर I मतलब जहाँ पर T है वहाँ पर IT हो जाएगा, और इसका पावर R हो जाएगा, और ये हमारा फैक्टोरियल R होगा, और ये हमारा म्यू R डैश ही रहेगा। इसको अगर जो बाद में हम देखें तो I की पावर R ये हम बाहर कर लें, और ये हम R बराबर 0 से इन्फिनिटी T की पावर R फैक्टोरियल R म्यू R डैश, ये हमारा हो गया। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। और ये भी आपको अगर पता हो, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आई इंटू आई अगर जो देखें तो ये भी हमारा -1, आई बराबर 1/i, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हम ये देखें इसकी पावर r है तो इसकी भी पावर r होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ये वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब ये हो गया। अब इसका जरा देखो, तो वही जो मैंने अभी तक फार्मूला लिखा था, तो इसका फार्मूला क्या था, r बराबर 0 से इन्फिनिटी t की पावर r फैक्टोरियल r, और ये म्यू r डैश। यहाँ पे अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा t अपॉन में फैक्टोरियल 1 म्यू 1 डैश, इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए t की पावर r, और ये फैक्टोरियल r म्यू r डैश हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं जो इस दे रखा है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखो सेम वही 1 t अपॉन में थीटा डॉट डॉट t की पावर r और थीटा की पावर r, ये है। अब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर फैक्टोरियल r नहीं है तो हम ऊपर नीचे फैक्टोरियल r कर लेंगे। तो देखो ये देखो सेम है, तो बचा क्या, यही हमारा बचा है, तो ये हमारा बचा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये इतनी जो वैल्यू है ये हमारा ये हो जाएगा, मतलब
म्यू आर डैश बराबर हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल आर अपॉन थीटा की पावर आर। म्यू वन डैश बराबर होता है एक्सपेक्टेशन एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा थीटा। इसी तरह से म्यू टू डैश जिसको हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन में थीटा। अब वेरिएंस चूँकि आपसे पूछा गया है तो वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन एक्स और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा 2 अपॉन में थीटा स्क्वायर दे रखा है, ये हमारा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर जो हम देखेंगे तो 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा आंसर, ये हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स लिखा है और ये हमारा लिखा है वेरिएंस एक्स। वेरिएंस आपसे पूछा गया है, देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक अर्न है जो कंटेन कर रहा है 6 रेड बॉल है, तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 रेड बॉल हैं, यहाँ पे 4 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल है 15। फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई, प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करो 3 बॉल्स होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की हो मतलब, और व्हेन बॉल आर रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर 1 ईच ड्रॉ, मतलब हर एक ड्रॉ पे उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आर के लिए अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 अपॉन में 15। प्रोबेबिलिटी वाइट के लिए मतलब रेड के लिए तो ये हो गया, प्रोबेबिलिटी वाइट के लिए तो 4 अपॉन में 15, और प्रोबेबिलिटी ब्लैक के लिए अगर जो हम देखें तो 5 अपॉन में 15 हो जाएगा। अच्छा, चूंकि देखो सारी जो बॉल्स हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अब इंडिपेंडेंट कैसे हैं, क्योंकि अलग अलग कलर की आपको कैलकुलेट ही करना था। मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी गई थी, प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी बी, ये इंडिपेंडेंट, या इसी को हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी। चूंकि ये इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा ब्लैक। तो इन सब को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर देख लो 8/225। अगर जो बाद आप देखोगे तो आ भी जाएगा, इसके बाद 15 15 15 6 4 5, तो ये 3 2 जा, ये हमारा 8 हो गया, और 15 गुणे 15 हमारा होता है 225। ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,